नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मधु, मम्मी कब से बैठी खाने का इंतज़ार कर रही है। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? घर में रहती हो लेकिन एक काम भी ठीक से नहीं करती हो। नरेश मधु को डांटते हुए बोला। मैं अभी बनाती हूँ खाना। वो मिनी की तबीयत खराब थी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए नहीं बना पाई खाना, मधु ने कहा। बस तुमसे तो बहानेबाजी करवा लो, एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहती है मम्मी, तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? नरेश गुस्सा होते हुए बोला। नरेश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? मिनी को संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, ऊपर से तुम लोगों की 10 बातें और सुनती हूँ, और तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करती हूँ। मधु ने कहा। हाँ तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही ये सब करना है, इसका क्या एहसान जता रही हो? यहाँ पति थका हारा घर पर आया है, पर ऐसा नहीं कि पानी के लिए तो पूछ ले, उल्टा बहस करने को हमेशा तैयार रहती हो। बड़बड़ाता हुआ नरेश कमरे के बाहर निकल गया। पीछे मधु मिनी को गोद में लिए बैठी देखती ही रह गई। बाहर से सबके बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सबको पता था कि मिनी को बुखार है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मधु हैरान थी। घर में सारे लोग मौजूद हैं, सास ललिता जी, ननद शानू, देवर सोमेश, पर एक ने भी मिनी को नहीं संभाला। उल्टा नरेश के आते ही उसकी शिकायत लगा दी कि अब तक खाना नहीं बना, वो लोग कब से भूखे बैठे हैं। और नरेश भी इतना महान कि अपनी बच्ची के हाल चाल तक नहीं पूछा, उल्टा उन लोगों की बातों में आकर उससे ही लड़ने को तैयार हो गया। अक्सर यही होता था उसके साथ, काम में कोई उसकी मदद नहीं करता था, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऊपर से नरेश को ये कहने से भी वो लोग बाज नहीं आते थे कि मधु कुछ नहीं करती है। और जब मधु समझाने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या काम किया, तो नरेश सीधा मुंह पर ही कहता था, काम तुम्हारा है तो तुम्हें ही करना है, इस पर एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मधु उठी और मिनी को लेकर रसोई में आ गई। जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिनी थी कि रोए जा रही थी, बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही थी। उसका रोना सुनकर ललिता जी बाहर से चिल्लाई, अरे अब उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती तुझसे, तो भला मेरे इस घर को क्या संभालेगी? जब मधु ने देखा कि कोई बच्ची को ले नहीं रहा है, तो उसने दाल चावल कुकर में चढ़ाए और मिनी को लेकर चुप कराने लगी। जब दाल चावल बन गए, तब उसने शानू से कहा, शानू, मैं मिनी को चुप करा रही हूँ, तुम सबके लिए खाना लगा दो। हाँ, बस अब तेरा काम भी मेरी बेटी ही करेगी। शानू, जा खाना लगा कर लेकर आ, तेरी भाभी के भरोसे तो हम आज भूखे ही रह जाएंगे, ललिता जी चिढ़ते हुए बोली। शानू रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल लेकर आ गई। यह देखकर सबने अपने नाक भौं सिकोड़ लिए। एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाया क्या, ये दाल चावल? सोमेश ने कहा। सोमेश भैया, मिनी को किसी ने संभाला तक नहीं, अब उसको संभालते हुए मैं यही बना पाई हूँ, आप खाना खा लीजिए, मधु ने कहा। हाँ, एहसान क्या है हमारे ऊपर ये भी बना करके? मिनी की माँ है तू, उसे संभाल के कोई एहसान नहीं करती है, और इस घर में बहू भी है साथ में, तो घर का सब काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, तो अपने ही काम का क्या एहसान जताना, ललिता जी बोली। अरे मम्मी, आप तो रहने दो ना, इसको तो एहसान जताने की आदत है, घर का काम करती है तो 10 बार गिनाती है, हमारी तरह मेहनत करके पैसा कमाए तो पता चले, नरेश ने कहा। हाँ, तब तो भाभी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखेगी, हम लोगों को बिल्कुल पूछेगी भी नहीं, शानू ने जवाब दिया। मधु की इच्छा तो हुई कि पलटकर जवाब दे, लेकिन उस समय मिनी बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप कमरे में आ गई। खैर, ऐसे ही समय बीत रहा था। इधर मधु के मायके में उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मधु वहाँ जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। एक दिन शाम को सब लोग खाना खाकर बैठे थे, तो मधु भी वहीं आकर बैठ गई और नरेश से बोली, क्यों ना इस संडे हम शॉपिंग पर चलें?
भाई की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, नई ड्रेस खरीदनी है, मेकअप का भी सामान लेना है, मिनी के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। तो सोच रही हूँ संडे को ही मार्केट होकर आ जाते हैं। उसके बाद तो फिर मैं 10 दिन के लिए अपने मायके रवाना हो जाऊंगी। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब ललिता जी बोली, बहू, भाई की शादी का कार्ड क्या आया? तुम्हारे तो पैरों में घुंघरू ही बंध गए। और क्या ज़रूरत है इतना सब नया सामान खरीदने की? तुम्हारी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं। काफ़ी कुछ तो उस समय का ही नया पड़ा हुआ होगा तुम्हारे पास। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। ललिता जी के कहते ही मधु का चेहरा उतर गया। लेकिन अब तो घर के सारे लोग इस बातचीत में शामिल हो गए। हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए। भाई की जेब पर थोड़ा तो तरस खाओ, सोमेश ने कहा। अरे भाई, कहाँ समझा रहा है तू इसे? एक पत्नी वो होती है जो समझदारी से अपना घर चलाए, पति की जेब के अनुसार कार्य करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसा लेकर आता हूँ, और इसने फट से ऑर्डर दे दिया शॉपिंग करने का। नरेश हंसते हुए सोमेश से बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस दिए, पर नरेश चुप नहीं हुआ। उसने अभी भी बोलना जारी रखा। अरे भाई, सोच समझकर शादी करना। आजकल साथ देने वाली बीवी बहुत कम मिलती है। अधिकतर सिर्फ आपके पैसे के पीछे भागेगी और कुछ नहीं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वह चुप रहेगी, जितना चाहे उतना ऐंठेगी, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको एक तरफ कर देगी। नरेश की बात पर मधु को बहुत तेज़ गुस्सा आया, और उसके गुस्से में आग में घी का काम सबकी हंसी ने किया। हैरानी तो उसे इस बात की थी कि शानू और मम्मी जी भी हंस रहे थे, जबकि वो खुद औरत है। अब मधु ने जवाब दिया, अरे वाह, आपको अच्छे से पता है कि औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। उसे आदमी से सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो आप आदमी को क्या चाहिए? यहाँ हम परेशान हो रहे होते हैं, बीमार रहते हैं, मर भी रहे होते हैं, तो भी तुम्हें पहले अपने घर के लोगों की खुशी के लिए घर का काम चाहिए होता है। हम भी करते हैं ना? और अगर हम ये कहते हैं कि हमने काम किया है तो फट से एहसान का नाम दे दिया जाता है। तो एक बात बताओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कहाँ से करें? अपने ही पति से पैसे लेना पैसे ऐंठना हो गया। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पर एहसान नहीं। उसी तरह आप कमाते हो तो आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे, और ना ही कोई सोने के गहने की डिमांड की। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाजायज़ डिमांड कर रही हूँ? अरे बहू, तुम तो बात को कहीं से कहीं और लेकर जा रही हो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक का मतलब ही नहीं समझती हो क्या? ललिता जी ने कहा। मम्मी जी, अधिकतर ताने मजाक में ही दिए जाते हैं। मुझसे इस तरह का मजाक मत कीजिएगा, कहकर मधु कमरे में चली गई। लेकिन आज उसका सटीक जवाब सुनकर कोई कुछ नहीं कह पाया। पर एहसान जताना कौन छोड़ता है? एक बार कहने में ही कोई अपनी हरकतें छोड़ दे तो बात ही क्या है।